भ्रष्ट लोग हैं। हम ये सारे सिनेरियो को लेकर, क्योंकि आपके पास आंकड़े हैं, हम लोग ये कहीं ऐसी चीज तो नहीं है, ये ऐसा रन रेस तो नहीं है जो कि अचीव ही नहीं हो सकता अभी। हाँ, अगर हम इस तरह के नॉर्मली स्टैटिस्टिक्स बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन हमारे यहाँ रिसर्च होती है तो जैसे कि ये आंकड़े बता रहे हैं, ये इंडिया करप्शन स्टडी के आंकड़े हैं, बिल्कुल सही आंकड़े हैं। और जो 2008 में हमारी स्टडी हुई थी, जिसको हम लोगों ने सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन सेक्टर में, गरीबी रेखा के नीचे लोग कितना रिश्वत देते हैं, उसकी जांच हमने, उसकी स्टडी हुई थी, उसमें हमने पाया कि ₹9,000 मिलियन सिर्फ रिश्वत के तौर पे बिलो पॉवर्टी लाइन सेक्टर के लोग देते हैं। उसमें बिजली, हाउसिंग, इंदिरा आवास योजना, नरेगा, बैंकिंग सिस्टम, स्कूल एजुकेशन, हॉस्पिटल, सब में रिश्वत खोरी की बात हुई थी। इसके अलावा जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, जहां पे हम सारे देशों का आकलन करते हैं, उसमें हमारी 87th पोजीशन है आउट ऑफ 178 कंट्रीज। हमारी जो इंटेग्रिटी स्कोर है ऑन अ स्केल ऑफ 10 3.3 है। जो क्लीन कंट्रीज हैं, डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन है, नॉर्वे है, वहां पे 9.4 या 9.5 इस तरह की इंटेग्रिटी स्कोर है उनकी। ब्राइट पेयर्स इंडेक्स है, जहां पे हम ये देखते हैं कि हमारे देश के लोग जब हम दूसरे देश में जाके व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो रिश्वत देने में भी हम काफी आगे हैं। 19th पोजीशन है आउट ऑफ 22 कंट्रीज। रिश्वत देते हैं हम, लेवल प्लेइंग फील्ड में कॉम्पीट करने में विश्वास नहीं रखते, हम रिश्वत देके अपना सामान बेचना चाहते हैं। तो ब्राइट पेयर्स इंडेक्स वो उस चीज को दर्शाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार के कई लेवल हैं। सिर्फ रिश्वत लेना ही भ्रष्टाचार नहीं है, रिश्वत देना भी भ्रष्टाचार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अरविंद जी शायद इस बात को ज्यादा अच्छी तरह से क्लैरिफाई करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सप्लाई साइड ऑफ करप्शन जो होता है, ब्राइब गिविंग, वो एक इंडिपेंडेंट क्राइम नहीं है। अभी उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत ये जो जिस तरह के प्राइवेट सेक्टर्स को जो अंदर किया है, उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B में उनको अंदर करते हैं। एक इंडिपेंडेंट क्राइम सप्लाई साइड जो रिश्वत दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो रिश्वत देके जब हमारे यहाँ बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए क्या हो रहा है, उसको इंडिपेंडेंट क्राइम बनाना है। वो भी एक चीज है जो शायद आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अन्ना जी, तो कई बार ऐसा लगता है कि पूरे भ्रष्ट देश को ही आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचारियों की संख्या बढ़ रही है, ईमानदार लोगों की संख्या घट रही है। मुझे विश्वास है ये युवक सब जग जाए ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आगे, समय लगेगा। लेकिन अभी भी इस देश को हम बदल सकते हैं, समय नहीं गया अभी तक। सिर्फ ये युवा शक्ति जगाने के प्रयास करना है, वो मैं कर रहा हूँ। हर एक ने ये काम किया और ध्येयवादी युवक बन गया, ध्येयवादी। जैसे दैनंदिन जीवन में हर एक आदमी सोचता है मुझे आज क्या करना, कल क्या करना, इस महीना में क्या करना, इस साल में क्या करना, ऐसे मेरे लाइफ में क्या करना, ये सोचना है। मैं आपका रोल मॉडल इन बच्चों के सामने रखना चाहता हूँ। आजकल एक स्कूल या कॉलेज के जो छात्र हैं, उनका भी जो एक महीने का जो खर्चा है वो अच्छा खासा होता है। हाँ, पूछिए। जैसे आपने बोला कि आप युवा पीढ़ी को देखते हैं कि आगे भविष्य में हम भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, और अरविंद जी ने भी कहा कि सिस्टम को मॉडिफाई करेंगे, करप्टेड लोगों को हम लोग अलग करेंगे। तो मुझे ये बताइए कि अगर हम ये बात मान के चले कि प्राइम मिनिस्टर ने चोरी की, लोकपाल बिल आ गया, लोकपाल बिल ने प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया जेल में, तो उस समय के दौरान चाहिए 1 साल जेल हुई, 2 साल जेल हुई, तब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को कौन संभालेगा? नहीं, तो वो तो करप्शन तो कैंसर की तरह है, कैंसर के पेशेंट्स बहुत सारे हैं। आप दूसरे पॉलिटिशियन को ले आएंगे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे, तो कैंसर तो है ना फिर भी। तो उस चीज का क्या समाधान आप लोग के पास? जो नीलम जी ने बोला था, डेटरेंस नहीं है हमारे देश में। आज अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो ये यकीन है कि उसको सजा नहीं होगी, और इसीलिए भ्रष्टाचार को एनकरेजमेंट मिल रहा है। आप अगर ये व्यवस्था कर दें, सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट, अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, और जल्द से जल्द मिलेगी, तो फिर उनके मन में डर पैदा होगा भ्रष्टाचार करने। सख्त कानून। और कोई आप पूछ चुके हैं बहुत बार, और कोई है जो पूछना चाहता है? पहले मैं बताना चाहूंगा जी। सुपर कैबिनेट जो मानी जाती है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी है, वो इनके बिल को लेकर सहमत है।
लेकिन जो 5 मंत्री जो सरकार के शामिल है वो इनके बिल्कुल लेकर सहमत हैं। और एक बड़ा दिलचस्प है, जिस दिन समझौता हुआ था मैंने अन्ना जी से पूछा था कि सरकार 5 मंत्रियों को शामिल करने की बात कर रही है, आप जिद करेंगे कि सभी ईमानदार होने चाहिए? तो अन्ना जी ने हंसते हुए कहा था कि अगर मैं ऐसे जिद करूंगा तो कमेटी ही नहीं बन पाएगी। तो अन्ना जी से एक सवाल है कि 30 जून तक अगर लोकपाल बिल नहीं वो लोग बना पाते हैं, ड्राफ्ट नहीं तैयार कर पाते, आपने कहा था मैं 15 अगस्त को दोबारा दिल्ली में बैठूंगा, तो क्या एक नई लड़ाई की तैयारी आप अभी से कर रहे हैं? सरकार पे आपने कह चुका है कि भरोसा नहीं है आपको। 30 जून का तो इशारा दिया सरकार को, लेकिन आखिरी इशारा हम दिया है 16 अगस्त। 15 अगस्त तक राह देखेंगे, 16 अगस्त को अगर ये तब तक ये बिल नहीं आ गया तो 16 अगस्त से फिर से जंतर मंतर शुरू हो जाएगा। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरा नाम रितेश्वर शर्मा है। तो मेरा प्रश्न आप सबसे है, संविधान होता है आम आदमी की आसानी के लिए, लेकिन भारतीय संविधान है आम आदमी की परेशानी के लिए। हमारा संविधान बना था सबको ताकि हम सब आराम से जी सके, अपने तंत्र में जी सकें, लेकिन आज हमारा संविधान जो है हम अपने तंत्र में उस तरह से नहीं जी रहे। क्यों नहीं? हमारा संविधान ही रिबिल्ड किया जाए, सब मिलें और फिर से हम नए संविधान का निर्माण करें, लोगों से पूछा जाए। लोकपाल बिल बन रहा है, इसमें भी नए संविधान ही लाया जा रहा है ना, कुछ कानून नए लाए जा रहे हैं, क्यों ना हम फिर से संविधान अपना बनाएं? सबसे प्रश्न है, तब संविधान बना था, हर व्यक्ति संविधान दोबारा से लिखा जाए। इससे अरविंद जी हम सब में ज्यादा सबसे क्वालिफाइड अरविंद जी इस बारे में। देखिए, संविधान इतना संविधान बना था, चीजें आनी चाहिए, उसमें 100 संशोधन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 100 अमेंडमेंट। तो एक तरह से ये नया संविधान है, नई चीजें, नए क्लॉज हमेशा जोड़े जा रहे हैं। इसमें देखिए क्या क्या कमियां हैं। ये कहना कि इस पूरे संविधान को तो कचरे में डाल दो, एक नया बनाते हैं, इट्स एज गुड एज अमेंडिंग इट। ऐसा नहीं कह सकते कि सारा का सारा संविधान खराब है। वी हैव वेरी ब्यूटीफुल फंडामेंटल राइट्स, वी हैव वेरी गुड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो जो जो चीजें आपको लगती हैं कि उसमें गड़बड़ है, तो उन सारी, जैसे ये लोकपाल बिल है, लोकपाल बिल पहले कुछ हम लोगों ने बैठ के कुछ एक ड्राफ्ट बना लिया, फिर देश में घूमने लगे, हमने कहा भाई अगर ये आ जाएगा तो भ्रष्टाचार, तो एक जनमत तैयार किया। तो 5 अप्रैल को जब ये बैठे तो देश में कई लोगों को पता था इस लोकपाल बिल के बारे में। तो ऐसे ही अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो ये संविधान के संशोधन के ऊपर भी आप एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए, जनता के बीच में जाइए और एक जनमत तैयार करते हैं। हम इस लोकपाल बिल को नया संविधान ही समझे? नहीं, ये तो बहुत छोटी चीज है लोकपाल बिल। संविधान का संशोधन बहुत बड़ी चीज है। देखिए, न तो कोई संविधान में खराबी है, न हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोई खराबी है, लेकिन जिन गिरोहों ने इस पर कब्जा कर लिया है उनमें खराबी है। जैसे ही कह रहे कि संविधान में कुछ कमी है, अगर आगे इफ यू हैव अ राइट to life, you have right to speak, you have to right to give your expression, it's all because the Constitution of India is giving you all these things. You can't say कि इसमें बहुत कमी है। माइक ले लो। मेरा अरविंद सर से सवाल है कि आपने कहा कि जो लोकपाल बिल है दैट इज अ सॉल्यूशन फॉर करप्शन, लेकिन जो बार्बरिक असॉल्ट रामलीला ग्राउंड में हुआ उसका क्या सॉल्यूशन है? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये कि बाबा रामदेव के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, 15 दिनों तक वो दिल्ली नहीं आ सकते हैं, तो इस प्रतिबंध के बारे में आप लोगों का क्या विचार है? कल से अन्ना जी आंदोलन पर बैठ रहे हैं, तो क्या बाबा रामदेव के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसको उठाने जाने की भी मांग आप लोग करेंगे? देखिए, पहली चीज ये कि लोकपाल बिल इज अ सोल्यूशन टू करप्शन, ऐसा हमने कहीं भी नहीं कहा। हम ये कहीं गलत फहमी में ना रहे कि लोकपाल बिल आ जाएगा और अगले दिन छू मंतर करके करप्शन दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। लोकपाल बिल इज ओनली अबाउट क्रिएटिंग एन इफेक्टिव डिटरेंट अगेंस्ट करप्शन। ये एक ऐसा कानून है कि अगर आएगा तो अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसे डर पैदा होगा कि अगर मैंने भ्रष्टाचार किया तो मुझे जेल होगी, मेरी नौकरी जाएगी और मेरी संपत्ति जब्त की जाएगी। दिस इज ऑल दैट दिस लोकपाल बिल इज ट्राइंग टू क्रिएट। इट इज नॉट मेकिंग एनी ह्यूज ये एक्सपेक्टेशन। दूसरी चीज आपने कही कि जो उस दिन रात को हुआ रामलीला मैदान में, वो आई थिंक दिस वाज फार बिगर देन करप्शन। इट वाज अ कंप्लीट असॉल्ट ऑन द फ्रीडम ऑफ दिस कंट्री, हम लोगों की आजादी के ऊपर, कि हम रामलीला मैदान में जाके बैठ के और हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने आप को, हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो ये तो एक तरह से संविधान का भी उन्होंने संविधान फाड़ के फेंक दिया। आर्टिकल 19(1)(b ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट यू हैव अ फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। हम लोग बैठे तो हुए थे वहां पे, लोग वहां पे सो रहे थे, औरतें सो रही थी, क्या कर रहे थे, क्या गुंडागर्दी की थी। तो ये दिस